तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सोनी क्लासेस गंज बड़सा में। तो दोस्तों मैं सोनी सर आप लोगों को स्वागत करता हूं सोनी क्लासेस गंज बड़सा में। तो दोस्तों आज की जो क्लास है 10th क्लास के लिए है, मैथ जो कि एनसीईआरटी है। दोस्तों मैं बता दूं आपका एग्जाम जो है बहुत ही आपके नजदीक आ गया है और आप सोच रहे हैं कि इस एग्जाम में किस प्रकार बेहतर मार्क्स लिया जा सकता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए, मैं आपके प्रॉब्लम यानी आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए जी, आज हम लोग बात करेंगे जो भी 2024 बोर्ड एग्जाम में आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो सपोर्ट कीजिए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद जो चैप्टर के विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए, निर्देशांक का अर्थ होता है सूचित करना। निर्देशांक का अर्थ होता है सूचित करना। निर्देशांक का क्या अर्थ होता है जी? तो सूचित करना होता है। और ज्यामिति का अर्थ होता है आकृति। ज्यामिति का अर्थ होता है आकृति, ठीक है। निर्देशांक का अर्थ होता है सूचित करना और ज्यामिति का अर्थ होता है आकृति। तो बात करेंगे कि इसमें क्या आकृति होती है। तो सबसे पहले आप इस तरह का डायमेंशन देखेंगे। देखिए ये जो होता है हम लोगों का एक्स अक्ष, ये एक्स माइनस, ये वाई अक्ष और ये वाई माइनस होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप लोग पूरे प्रचलित हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, बस सिर्फ आपको समझना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु और इसका निर्देशांक होता है, इसका संकेत तो होता है 0,0, ठीक है जी। इसका जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है। आप सपोज कीजिए कि आप पढ़े होंगे x और y इस तरह का। सबसे पहले x को लिखते हैं और उसके बाद y को लिखते हैं। सबसे पहले आता है x निर्देशांक और उसके बाद आता है y निर्देशांक। ये आप लोग पूरे प्रचलित हैं। और जहां पर x अक्ष और जहां पर y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु और इसका निर्देशांक होता है 0,0। यानी x का मान 0 और y का भी मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। x का भी मान 0 और y का भी मान 0। अब यहां से खेल चालू होता है। ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष का जो भाग होता है ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। अब थोड़ा आप समझिए यहां पर कि भाई चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश, अगर चतुर्थांश की आप बात करेंगे तो ये होता है चतुर्भुज के छोटा सा भाग। चतुर्भुज के छोटा सा अंश को ही हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज के छोटा सा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक चतुर्भुज की आकृति की तरह बन रहा है कि नहीं। अगर आप इसको सपोज करो इस तरह मिला दोगे तो यहां पर एक चतुर्थांश बन रहा है कि नहीं, यानी चतुर्भुज की छोटा सा भाग बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज के छोटा सा भाग को कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्भुज के छोटा सा भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और ये रहा हम लोगों का प्रथम चतुर्थांश यानी पहला चतुर्थांश। ये हो गया हम लोगों का प्रथम चतुर्थांश। यानी x अक्ष से हम लोग गिनना चालू करते हैं चतुर्थांश को। x और y अक्ष के जो बीच के भाग है इस आकृति दिखाई दे रहा है, ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, ये है आपका सेकंड चतुर्थांश यानी दूसरा चतुर्थांश, ये आपका है दूसरा चतुर्थांश और ये आपका है तीसरा चतुर्थांश और ये आपका है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश समझ गए आप लोग। और यहां पर मूल बिंदु यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु और इसका निर्देशांक होता है 0,0। यानी कहने का मतलब
x का भी मान 0 और y का मान भी क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पर आपको बताया कि चतुर्थांश का यानी चतुर्भुज का छोटा सा अंश बन रहा है, यानी चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए इसमें आप समझिए यहाँ पर प्लस है, यानी इधर मूल बिंदु से दाहिने जाएंगे, मूल बिंदु से दाहिने जाएंगे तो जितनी भी संख्याएं मिलेगी सब प्लस की मिलेगी, और मूल बिंदु की जिस साइड हम लोग अपोजिट आएंगे, विपरीत जाएंगे, यानी बाएं आएंगे, अगर मूल बिंदु से बाएं आएंगे तो जो भी प्लस संख्या मिलेगी वो माइनस के मिलेगी, और मूल बिंदु से जिस साइड ऊपर जाएंगे, मूल बिंदु से ऊपर, तो जो संख्याएं होती है प्लस की मिलती है, और मूल बिंदु से नीचे आते हैं तो संख्याएं जो होती है माइनस की मिलती है। यानी कहने का मतलब अगर इस चतुर्थांश का निर्देशांक आपको बताया जाए, यानी जो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक होगा, तो सबसे पहले x के वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद y के वैल्यू लिखते हैं। तो x यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और y भी क्या है पॉजिटिव, यानी धनात्मक है। यानी जो प्रथम चतुर्थांश उसका निर्देशांक प्लस और प्लस होता है। डाउट क्लियर है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसका जो निर्देशांक होता है प्लस और प्लस होता है, और जो सेकंड चतुर्थांश होता है इसका जो निर्देशांक होते हैं माइनस और प्लस। क्यों माइनस और प्लस? तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का है और y यहाँ पर प्लस का है, जिसके कारण हमने कहा इसका जो निर्देशांक है माइनस और प्लस है। ठीक है, अगर तीसरा चतुर्थांश में आएंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू, उसके बाद y का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है और y का वैल्यू भी क्या है माइनस है, जिसके कारण हम इस चतुर्थांश को बोलेंगे, यानी जो तीसरा चतुर्थांश है इसका निर्देशांक जो है माइनस और माइनस है। जिस प्रकार अगर इस चतुर्थांश में आएंगे चौथा चतुर्थांश में, तो आप देखेंगे कि x का जो वैल्यू है प्लस का है और जो y का वैल्यू है वो माइनस का है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा प्लस और माइनस। ये क्या होगा प्लस और माइनस। फिर से आप देखिए कि अगर इस चतुर्थांश में आएगा, पहला चतुर्थांश में रहेगा, तो जो इसका निर्देशांक होगा वो प्लस और प्लस होगा, और जो दूसरा चतुर्थांश में रहेगा उसका जो निर्देशांक होता है माइनस और प्लस होता है, क्योंकि x का पहले मान लिखते हैं उसके बाद प्लस का मान लिखते हैं। ठीक है, और जो तीसरा चतुर्थांश है इसमें जो चतुर्थांश का जो वैल्यू होता है, जो निर्देशांक होता है वो माइनस और माइनस होता है, और जो चतुर्थ चतुर्थांश है इसका जो निर्देशांक होता है वो प्लस और माइनस होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद जो आता है हम लोगों का, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोग बता सकते हैं या नहीं। आप बताइए 5 और -5 किस चतुर्थांश में है? 5 और -5 किस चतुर्थांश में है? इस चतुर्थांश को आप देखकर जल्द बताइए कि 5 और -5 किस चतुर्थांश में है। तो चलिए जी मैं बता देता हूं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले x को लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं y। देखिए सबसे पहले x और उसके बाद y। तो यहाँ पर बताइए x का जो वैल्यू है प्लस है या माइनस? तो आप देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है कि ना है, और जो y का वैल्यू है वह क्या है माइनस का है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस होता है। तो आप कहेंगे कि जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें x प्लस और y जो होता है माइनस का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताइए कि -1 और -2 किस चतुर्थांश में है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि -1 और -2 किस चतुर्थांश में है। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि -1 और -2 किस चतुर्थांश में है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए जो x होता है, x यहाँ पर जो x आपको दिखाई दे रहा है, x को बोलते हैं भुज। x को क्या बोलते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि। x को बोलते हैं भुज और y को क्या बोलते हैं जी कोटि। ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके एग्जाम में अगर PYQ देखते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा कि भुज कौन है कोटि कौन है। तो घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया 4 और 5, इसमें भुज का मान बताया, तो हमने आपको बताया भुज क्या होता है x को क्या बोलते हैं भुज, और y को क्या बोलते हैं कोटि। तो आप बता सकते हैं कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो इसमें बात करेंगे भुज, तो भुज आपका है 4। भुज कितना है 4, बोल रहे यहाँ पर भुज तो 4 है। अगर कोटि की बात करेंगे कोटि, तो कोटि है 5। कोटि कितना है 5। ठीक है जी, तो आप कमेंट करके बताएं कि -3 और 4 में कोटि कौन है। आप कमेंट करके बताएं कि -3 और 4 में कोटि कौन है। ठीक है जी, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर ही करेंगे कि -3 और 4 में
भुज कौन है और कोटि कौन है। चलिए जी, आपका कमेंट के इंतजार रहेगा। मैं देखूंगा कि कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही जरूरी है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो पूछ दिया गया है कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो निर्देशांक कितना होता है। तो जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0,0 होता है। और देखिए, x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए, जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। अगर आप मूल बिंदु से दाहिने जाएंगे, दाहिने, तो जो संख्या मिलेगी टोटल की टोटल प्लस की मिलेगी। अगर आप मूल बिंदु से बाएं जाएंगे, बाएं, पीछे, रिवर्स, तो जो भी संख्या होगी माइनस की मिलेगी। और मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो जितनी भी संख्या होगी प्लस की मिलेगी। और मूल बिंदु के नीचे आएंगी तो जितने भी संख्याएं होगी सब माइनस ही मिलेंगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक बिंदु ले लेते हैं ए, जिसका निर्देशांक आपको दिया है 2 और 4। ठीक है, एक बिंदु हमने ले लिया ए, जिसका निर्देशांक हमको दे दिया गया है 2 और 4, और पूछा जा रहा है कि मूल बिंदु से इसका बीच की दूरी क्या है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे कि मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो मूल बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है यहाँ पर मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु से बीच की दूरी। ठीक है, यहां पर जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण दूरी नहीं लिख पा रहे हैं। मूल बिंदु से जो बीच की दूरी होता है रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 4 है। तो मूल बिंदु से पूछा है कि बताइए मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो सूत्र पर पुट कीजिए इसको। तो ए के जगह पे आपको दिया है 2, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर बी के जगह पे दे दिया है 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए या दोनों पे रूट लगा दीजिए। तो 2 2 निकल 4 हो गया, 4 4 का 16 हो गया, इसका भी रूट कर दीजिए और इसका भी रूट कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। जो बीच की दूरी निकल कर आया, यानी मूल बिंदु से बीच की दूरी की बात करेंगे तो अंदर रूट 20 आ गया आपका। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, एकदम पक्का समझ गए होंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि 3,5 के मूल बिंदु से बीच की दूरी कितना होगा। कमेंट करके बताएं आप लोग कि 3,5 का जो मूल बिंदु से बीच की दूरी है वो कितना होगा। ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। चलिए जी आगे देखिए, अब पूछता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए जी, जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है उसका सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होता है। आप नोट कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर रूट में रहता है, तो ये किसका सूत्र होता है। तो आप बता देंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है वो होता है रूट x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ठीक है जी। तो आगे देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या है। मध्य बिंदु इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है जी। जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये होता है मध्य बिंदु के सूत्र होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक, मान लीजिए आपको 3 बिंदु दिया गया है जिसे मान लेते हैं A, B, C
तीन बिंदु दिया है और इसका केंद्रक पूछा जा रहा है कि भाई केंद्रक बताए, तो केंद्रक का सूत्र होता है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप लोग, केंद्रक का यानी केंद्रक का फॉर्मूला यानी केंद्रक का सूत्र ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में 2 नहीं 3 होता है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और इसी तरह होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। ये होता है आपका केंद्रक का सूत्र, यानी तीन बिंदु दे दिए a b c और उसका पूछ रहा है कि केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ये आपका ये सब फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक अंतःविभाजन सूत्र पूछा जाता है आपसे, अंतःविभाजन सूत्र यहाँ पर नोट कर देते हैं, नोट कर सकते हैं अंतःविभाजन सूत्र, अंतःविभाजन सूत्र यानी बराबर। अंतःविभाजन के सूत्र क्या होता है, तो ये होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। ये होता है आपका अंतःविभाजन का सूत्र, यानी देखिए सबसे पहले है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे में m1 प्लस m2, फिर उसके बाद होता है m2 y1 प्लस m1 y2 बटे में m1 प्लस m2। ये होता है आपका विभाजन सूत्र। अगर आप यहाँ पर बात करें कि m1 और m2 क्या है, तो m1 और m2 आपको इस तरह दिया होता है m1 अनुपात m2, इस तरह पे आपको दिया रहता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो यहां से इतना सारे आपके एग्जाम में देखने को ये मिलते हैं। और एक यहाँ पर और है त्रिभुज का सूत्र, अगर ये आप नोट कर लिए हैं तो बताइए क्या इसको मिटा सकते हैं और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए जी आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, एक होता है आपका त्रिभुज का सूत्र, देखिए त्रिभुज का जो सूत्र होता है निर्देशांक समिति में वो होता है 1/2। और यहाँ पर हम आपको एक टिप्स भी बताएंगे कि आप किस तरह इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर होता है x1, यहाँ पर होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का होता है x3। यहाँ पर थोड़ा जगह कम था जिसके कारण यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर होता है y1 माइनस y2। अब देखिए यहाँ पर आपको एक टिप्स दूंगा जिसके माध्यम से आप इसको सेकंडों में याद कर सकते हैं। जो विभाजन सूत्र है यानी सॉरी जो त्रिभुज का सूत्र है आप इसे सेकंडों में याद कर सकते हैं। किस प्रकार, बस आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 है कि ना है, 1/2 है। यहाँ पर देख सकते हैं x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है। अब यहाँ पर आप देखिए 23 31 12 23 31 12 23 31 12 देख सकते हैं ना, यानी 23 31 12। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो विभाजन सूत्र है वो होता है जो त्रिभुज का सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी 23 31 12। इस तरह आप याद कर सकते हैं 23 31 12, नो कंफ्यूज। अब यहाँ पर एक संरेखी का सूत्र होता है, संरेखी का सूत्र। तो संरेखी का भी सूत्र यही होता है 1/2 बड़ा पोस्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर का हो जाता है इधर शून्य, बराबर उधर क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। ये आपका संरेखी हो जाता है, संरेखी का सूत्र। अगर बराबर में 0 दे दे तो होगा संरेखी का सूत्र, अगर बराबर में 0 नहीं दे रहे वो होगा आपका त्रिभुज का सूत्र।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए कि आपको अगला वीडियो किस टाइप का चाहिए। तो सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कुछ टॉपिक लेकर जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो।